डेट है 4 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ वाई। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ वाई, कब हुई, किस किस के बीच में हुई और कौन जीता, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। बैटल ऑफ वाई ये रिसेंटली न्यूज में है। 1687 में हुई ये लड़ाई। मुगल और मराठा के बीच में लड़ी गई। मराठा की तरफ से छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी। और मुगलों की तरफ से सरजा खान लीड कर रहे थे। तो सरजा खान की फोर्स मुगलों की तरफ से और छत्रपति संभाजी महाराज की फोर्स के बीच में हुई। इस लड़ाई में मराठा की जीत हुई, ये याद रखना बस आपको। ये वाई और महाबलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, उनके जंगल, इन जगह के जंगलों में ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। CDRI एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी देखो ये क्या है, कुछ रीजनल लेवल पे काम कर रही थी, अब इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेजोल्यूशन पास किया और इसको कैटेगराइज कर दिया कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी और इसके हेडक्वार्टर का एग्रीमेंट साइन किया। अब क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन का एक 1947 का एक्ट है, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947, इस एक्ट के जरिए इसको एग्जेम्पशंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों से छूट मिलेगी इस ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी चीज़ों से इम्यूनिटी मिलेगी और प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार मिलेंगे, स्पेशल राइट। स्पेशल राइट का मतलब ये बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ये क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं और क्या क्या बेनिफिट होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद, वो जानेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है देखो, 2019 में एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रहा था। कहाँ पे? यूएस में, अमेरिका में हो रहा था ये। तो यहाँ पे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने CDRI को। CDRI जैसा इसका नाम है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन का मतलब एक तरह से संगठन या गठबंधन। डिजास्टर आप जानते हो, आपदा या संकट। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई भी बिल्डिंग, रोड, रेलवे, पोर्ट, कुछ भी। यानी कि इसका टारगेट ये था कि डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना था कि वो डिजास्टर से, आपदा संकट आए, कहीं पे भूकंप आ जाए तो ऐसी बिल्डिंग बनी हो कि भूकंप आने से गिरे ना, रेजिलियंस हो, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग हो कि वो थोड़ा हिले भी, अर्थक्वेक आए, जब भूकंप आए, वाइब्रेशन हो, हिले भी तो बिल्डिंग गिरे ना, ताकि नुकसान बचाया जा सके जो नुकसान होता है ऐसे डिजास्टर, आपदा संकट आने से। तो ये इसका टारगेट था। अब ये इंटरनेशनल कॉलिशन बन जाएगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में ही है। इंटरनेशनल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन CDRI। इसका मैंडेट यही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी इंश्योर किए जा सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप जानते हो क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे। ऐसे 2015 में जो अडॉप्ट किए थे, इनका टारगेट था 2030 तक हासिल करने हैं सारे देशों को मिलकर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ऐसे 17 गोल ये अडॉप्ट किए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल हैं। 17 गोल के ही पार्ट हैं, जैसे एक का पार्ट है 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे करके टोटल 169 टारगेट हैं। तो इनका पार्ट है जो, उनको नाम दिया टारगेट, 169 टारगेट, वैसे 17 गोल है। तो ये याद रखने हैं आपको। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। सिग्निफिकेंस ये होगा, इंटरनेशनल लेवल पे सारे इंडिपेंडेंट सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मान लो इंस्टीट्यूट है, अकेडमियाँ हैं या एक्सपर्ट है, पार्टिसिपेट कर सकेंगे इसमें और ये इंटरनेशनली फंक्शन कर सकेगी इफेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में। CDRI बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा यही फ़ायदे होंगे। देखो सारी जो कंट्री इसके मेंबर जो बनेगा, वहाँ से एक्सपर्ट वगैरह आ सकेंगे इसमें, और एक्सपर्ट जब आएंगे तो साइंटिफिक इनोवेशन, रिसर्च वगैरह करेंगे कि डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सके। ग्लोबली इसके लिए फंड आएगा, जब कोई कंट्री पार्टिसिपेट करेगा, इंस्टीट्यूट या अकेडमी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मनी आएगी, तो आगे रिसर्च वगैरह और कर सकेंगे। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आएंगी जो कंट्रीज़ की सहायता करेंगी।
और इंटरनेशनल इंगेजमेंट होगा डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, फोस्टर करने के लिए। तो इतने सारे फायदे होंगे इससे। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट अभी जारी की है रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ये जारी करता है इस रिपोर्ट को, ये याद रखना आपको। कई बार यूपीएससी पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में भी और वैसे भी कि रिपोर्ट वगैरह कौन जारी करता है। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है इसने। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ये यूरोप का मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑस्ट्रिया कंट्री है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। जो भी इलिसिट ड्रग या फिर ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, इंटरनेशनल क्राइम होते हैं ड्रग से रिलेटेड, अवैध तरीके से ड्रग की नशीली दवाइयों की सप्लाई होती है, उससे लड़ने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और भी ऐसे एग्रीमेंट हुए ड्रग वगैरह को रोकने के लिए। जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है ना, ट्रैफिकिंग देखो ट्रैफिक की स्पेलिंग सेम वही है जो रोड पे ट्रैफिक लगता है, लेकिन ये ट्रैफिक का मतलब ये भी होता है कि कुछ नशीली दवाइयों को खरीदना बेचना। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो जाएगा मानव को, औरत या बच्चों को या आदमी को वस्तुओं की तरह, गुड्स की तरह खरीदना बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो ट्रैफिकिंग वर्ड बहुत जगह यूज होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए या इलिसिट अवैध तरीके से ड्रग की सप्लाई होती है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको रोकने के लिए और भी कई सारे एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 की है, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 की है। इसको लेके हमारे इंडिया में एक्ट भी बनाया गया था, हमारे इंडिया में पास किया गया था एक्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। इसके बाद भी हमारे इंडिया में देखो ये एग्रीमेंट साइन किए, 3 एग्रीमेंट, और 3 एग्रीमेंट साइन करने के बाद 1985 में एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ये पास किया इंडिया ने, ताकि जो इलिसिट ड्रग, अवैध तरीके से ड्रग की सप्लाई होती है उसको रोका जा सके। अच्छा, इंडिया में ड्रग की जो सप्लाई होती है ना वो 2 साइड से बहुत ज़्यादा होती है। एक तो देखो इंडिया के दोनों साइड में, ये अपना हिंदुस्तान है इंडिया, इंडिया के इधर साइड में ये गोल्डन क्रेसेंट है, गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर ईरान, यहाँ से ड्रग की सप्लाई होती है। यहाँ पे क्या है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अफीम वगैरह की खेती होती है। तो यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से क्या है, जैसे ये बॉर्डर है अपना, यहाँ पे देखते हैं इसको, जैसे ये बॉर्डर है अपना, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पे, यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा एक उड़ता पंजाब मूवी बनी थी, उड़ता पंजाब मूवी देखने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें ड्रग की ट्रैफिकिंग कैसे होती है ये थोड़ा दिखाया गया, और ड्रग की हालत क्या है पंजाब में ये दिखाया गया। उड़ता पंजाब, शाहिद कपूर उसमें एक्टर है, और हीरोइन का रोल उसने किया है आलिया भट्ट वगैरह, करीना कपूर भी उसमें, वैसे दिलजीत दोसांझ है। ये जानने की जरूरत नहीं है आपको मूवी के बारे में, जानने की जरूरत ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, आपको पता ही है। इधर से खड़े होके ना क्या है, ऐसे रोल बनाते हैं एक, और इंडिया के बॉर्डर की तरफ फेंक देते हैं ड्रग वगैरह को, इंडिया के बॉर्डर को पास भी नहीं करते, वो बॉर्डर के दूर खड़े होके ही यहाँ से जैसे बॉल फेंकते हैं ना, बॉल की तरह इंडिया की तरफ फेंक देते हैं। वो पंजाब में, इधर राजस्थान में, यहाँ पे आ जाती है, खेतों में गिर जाती है, और उनको पता ही होता है, उनकी होती है भाई सब बातचीत। आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना है, टेक्नोलॉजी इतनी है, तो बात हो ही जाती है। तो ये लोग आके यहाँ से उस ड्रग वगैरह के जो फेंकते हैं उसको उठा लेते हैं, और इस तरह से यहाँ से आ जाती है ड्रग, इस तरह से भी होती है। और इधर देखो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है गोल्डन ट्रायंगल, ये वेस्टर्न साइड में तो गोल्डन क्रेसेंट, और इधर बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल इस एरिया को, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पे भी अफीम वगैरह की खेती होती है, ड्रग वगैरह की, और यहाँ से सप्लाई होती है। तो इंडिया के दोनों तरफ से, ईस्टर्न साइड से भी और वेस्टर्न साइड से भी ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है। तो इसको रोकने के लिए इंडिया ने बहुत सारे एक्ट भी बना रखे हैं और बहुत सारे स्टेप लिए हुए हैं, देखेंगे हम। इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए क्या कहा है, जो ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की है, इंडिया के लिए कहा है इंडिया वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट ओपियट मार्केट है। यहाँ पे देखो ओपियम है ना, जो अफीम, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है, इंडिया की मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। ये अफगानिस्तान से आती है और ट्रैफिकिंग होती है इसकी, इसके जरिए बहुत सारे क्राइम वगैरह होते हैं, अपराध होते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो रेट ऑफ ड्रग है जो कंजम्पशन का इंक्रीज होता जा रहा है।
वर्ल्ड में जो ड्रग का लेने का ना और सप्लाई होने का, कंजम्पशन करने का, यानी कि जो नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं, ये रेट इंक्रीज होता जा रहा है, इसकी दर बढ़ती जा रही है। और देखो 26% इंक्रीज हुई है पिछली डिकेड से। एक डिकेड में 10 साल होते हैं, यानी कि पिछले 10 साल में 26% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। और महिलाओं में ज़्यादा बढ़ा है सेवन, यानी कि जितना आदमियों में, मैन में सेवन बढ़ा है ना, कंजप्शन बढ़ा है, उससे कहीं ज़्यादा वुमन में, महिलाओं में रैपिड तरीके से बढ़ा है। ड्रग प्रोडक्शन और ट्रैफिकिंग भी इंक्रीज हुई है, यानी कि ड्रग की, नशीली दवाइयों का उत्पादन भी बढ़ा है और उसकी खरीदना, बेचना, सप्लाई, ट्रैफिकिंग भी बढ़ा है इलीगल तरीके से। मिडल ईस्ट का जो इलाका है, हमने देखा मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट वाला इलाका, एरियाज़ है मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी देखो ये सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। साउथ ईस्ट एशिया इसको बोलते हैं, जो ये वाला एरियाज है, ये वाले, यहाँ पे भी बढ़ गई है ऑलरेडी। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, लाओस, ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, तो यहाँ पे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही ज़्यादा होती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत ज़्यादा ड्रग की ट्रैफिकिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ गई है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग से? देखो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों को काट के यहाँ पे क्या अफीम वगैरह की खेती करते हैं, कोकोया कल्टीवेशन करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग, नशीली वगैरह दवाई वगैरह बनाई जाती हैं। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो वेस्ट जनरेशन होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, तो ये भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन, लैंडस्लाइड क्या होता है, बस इतना जानना हमें। रिसेंटली न्यूज में प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, मेंस में, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लैंडस्लाइड क्या है, देखो अभी लैंडस्लाइड न्यूज में इसलिए है, आप सबको पता ही होगा, न्यूज में देखा होगा आपने, मणिपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश की वजह से इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट का मतलब हैवी रेन, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई, बरसात हुई, उसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे जो तुपुल स्टेशन था, एक तुपुल नाम की जगह स्टेशन, वो यहाँ पे देखो वो डैमेज हो गया। और यहाँ पे जिरबाम से लेके इम्फाल की एक लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। जिरबाम से जगह है, जिरबाम से लेके इम्फाल, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है, राजधानी। तो इस प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ। और यहाँ पे एक इजई रिवर है, इजई रिवर कहाँ पे, लोकेशन याद रखनी है, मणिपुर में इजई रिवर, ये इजई नदी है, यहाँ पे भी मैसिव डेब्रिस ने इसको ब्लॉक कर दिया। डेब्रिस का मतलब है, डेब्रिस का मतलब कचरा, लैंडस्लाइड हुआ और कचरा आ गया और इसको जाम कर दिया। लैंडस्लाइड क्या होता है ये जानना जरूरी है। ये देखो लैंडस्लाइड भाई साहब, इस वीडियो में देखो आप छोटी सी, ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ पे देखो ये मिट्टी आके, रॉक सिस्टम वगैरह ये आके गिर जाता है और ब्लॉक कर देता है, रोड को जाम कर देता है, या रिवर में गिर जाए तो रिवर को जाम कर देता है। ये जो लैंडस्लाइड है इसमें देखो बहुत सारे, या तो रॉक फॉल हो सकता है, रॉक से चट्टानें आके गिर सकती हैं, डेब्रिस आके गिर सकता है, स्लम्प हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, यानी कि जो भी मटेरियल होता है ना वो स्लाइड हो जाता है, स्लाइड डाउनवर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे रॉक है, यहाँ से कट के रॉक डाउनवर्ड आ गई, और किस वजह से आई है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो लैंड यहाँ पे लूज हो जाएगी, मिट्टी लूज होने की वजह से रॉक, डेब्रिस या अर्थ डाउन हो जाएगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का, कोई भी चीज़ मान लो यहाँ पे है ऊपर, तो उसे अपनी तरफ खींचती रहती है। जैसे ही वो उसकी फोर्स कम हुई तो ग्रेविटी उसे खींच लेगी, अर्थ की ग्रेविटी। जैसे आप ऊपर एक बॉल फेंकते हो, जब तक आपने फोर्स लगाई है, जो फोर्स ग्रेविटी से ज़्यादा रहेगी तो ऊपर जाती रहेगी। जैसे ही फोर्स कम हुई, ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी, अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगा, आके गिर जाएगी नीचे। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रॉक, डेब्रिस, अर्थ डाउन, ये आके अर्थ पे गिर जाता है, मूव डाउन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। इसके जो कॉजेज है लैंडस्लाइड के कारण क्या क्या है, एक तो अर्बनाइजेशन, देखो अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों को काटने की वजह से यहाँ पे देखो मिट्टी लूज होती जा रही है, बारिश भी कम होती है कई जगह पे, कहीं पे हैवी रेन होती है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है जंगल है यहाँ पे, यहाँ से एक एरिया काटा, यहाँ से पेड़ वगैरह काटे, यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। जब भूमि की, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, यहाँ पे जो उर्वरकता शक्ति है मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जंगलों को काट के फिर यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक कारण है, और माइनिंग भी कारण है। माइनिंग करते हैं ना, खदानों की कोयला वगैरह निकालते हैं, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है। तो ये कारण भी आपको याद रखने हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, हैवी रेनफॉल और अर्थक्वेक।
ये डिफरेंट मोड्स ऑफ स्लोप मूवमेंट है, फॉल्स हो जाता है, टॉपल्स हो जाता है, स्लाइड, स्प्रेड, फॉल, फ्लोज, मतलब जिस तरह से रॉक आके गिरती है इस रॉक के प्रकार हैं जो आके गिरती है, लैंडस्लाइड होता है जो। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग की रिपोर्ट एक जारी की है, रिपोर्ट का नाम है टेक होम राशन। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दोनों ने मिलकर जारी की है। नीति आयोग के बारे में तो आप जानते ही हो, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 1 जनवरी 2015 को ये चेंज कर दिया नाम इसका, अब ये नीति आयोग बन गया। थिंक टैंक है, नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंविधिक नॉन स्टैट्यूटरी, ना तो कानून बना है इसके लिए ना ही संविधान में कोई प्रोविजन है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने इसको बनाया नीति आयोग को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड वाइड हंगर, भूखमरी और पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करने के लिए मानवता के बेस पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मानवता के बेस पे सहायता देता है, ये लोगों को खाना वगैरह देता है जहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब देशों में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बनाया गया था 1961 में। किस किस ने बनाया था इसको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने, और फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इटली है ना, जो यूरोप में एक देश है इटली, इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ पे है देखो ये इटली, इटली की कैपिटल है राजधानी रोम, रोम में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी याद रखना क्या है, पूरी डिटेल में पूछ लेते हैं भाई साहब, बहुत सारे टॉपिक मैं ऐसे बताता हूँ 2022 में भी पूछे गए। आपने जिसने देखा होगा पिछले 1 साल से 60 से अबव टॉपिक आए हैं डायरेक्टली जैसे पढ़ाए हैं। टी बोर्ड के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया था, टी बोर्ड के बारे में आया, गुच्छी के बारे में पूरा डिटेल में बताया, गुच्छी के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर, ऐसे 60 से प्लस टॉपिक हैं पूरे डायरेक्टली एज इट इज ऐसा टॉपिक आए हैं भाई साहब, जो जो डिटेल में पढ़ाए थे। 60 से प्लस टॉपिक प्रीलिम्स में आए हुए हैं। मेंस में भाई साहब 80% प्लस टॉपिक आप मेंस में देख लेना, जो मैं टॉपिक सिंगल पढ़ाता हूँ और जो न्यूज में मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर में, सेम टॉपिक। तो ये नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिलीज रिपोर्ट की है टेक होम राशन। टेक होम राशन का मतलब क्या है? ये टेक होम राशन का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हैं लोगों को खाना देने के लिए, होम, घरों तक खाना पहुंचाने के लिए, टेक होम राशन यानी कि उन्हें अनाज देने के लिए, राइस देने के लिए, गेहूं देने के लिए, उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया कि कौन कौन से स्टेट ने, यूनियन टेरिटरी ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है इस टेक होम राशन को, यानी कि इनिशिएटिव को, ताकि लोगों को कोई खाना या अनाज लेने में प्रॉब्लम ना हो। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कौन कौन से स्टेट ने अपनाई हैं, गुड प्रैक्टिसेस की हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट की? हाईलाइट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है टेक होम राशन अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कंपोनेंट। देखो गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये स्कीम चलाई हुई है एक, इस स्कीम के जरिए बच्चों को, चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वूमन, गर्भवती महिलाओं को, लैक्टेटिक वूमन, ऐसी महिलाएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माताएं, तो लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं उन्हें, लैक्टेटिक वूमन बोल लो। तो ऐसी महिलाओं के लिए न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, न्यूट्रिएंट देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, कुकड मील या फिर उन्हें अनाज देने के लिए ये स्कीम चलाई है। तो कौन सी गवर्नमेंट ने अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट किया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, उसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह भी देखा है कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई है और कौन कौन सी गुड प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में या फॉर्मुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, राशन को बांटने में, लेवलिंग में, पैकेजिंग में, मॉनिटरिंग करने में या क्वालिटी अश्योरेंस करने में, अच्छी क्वालिटी देने में, सोशल बिहेवियरल चेंज में कौन कौन सी गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी ये प्रैक्टिसेस अपनाई है उन्होंने, तो इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग ने हाइड्रोजन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेके। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पूरा डिटेल में। हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में और थोड़ा ये हाइड्रोजन किस किस तरह के होते हैं ब्रीफली शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया है इंडस्ट्रीज क्या है, हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और डीकार्बनाइजेशन करें। डीकार्बनाइजेशन का मतलब है कि जो कार्बन रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल यूज करके, फॉसिल फ्यूल का मतलब है जीवाश्म ईंधन यूज करके। जीवाश्म ईंधन होता है जैसे जो जीवों के, प्लांट एनिमल मटेरियल, प्लांट मटेरियल के दबने से हजारों करोड़ों साल पहले और वो जो फ्यूल बना, जैसे कोल बना, कोयला, पेट्रोलियम बना,
पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल बनते हैं। तो ये यूज होते हैं अभी इंडस्ट्रीज वगैरह में, घरों में। तो इनकी वजह से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, कार्बन इमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। और जब कार्बन का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, निकलता है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जो बढ़ती हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो कार्बन निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, इसको डीकार्बनाइज का मतलब कार्बन को हटाना है एटमॉस्फेयर से। कैसे हटा सकेंगे? हाइड्रोजन यूज करो, हाइड्रोजन यूज करेंगे, कार गाड़ियों में फ्यूल यूज करेंगे हाइड्रोजन को, पेट्रोल डीजल की जगह या पेट्रोल डीजल में मिक्स करके। तो फिर उससे क्या है, कार्बन इमिशन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है 2050 आते आते हाइड्रोजन की डिमांड ग्लोबली 10% तक इंक्रीज हो जाएगी नियरली। डीकार्बोनाइजेशन के बारे में कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, अच्छा सोर्स है। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है, खाद बनाने वाली कंपनीज में, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में हो सकता है यूज, मेथनॉल बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, मैरीटाइम शिपिंग में भी यूज हो सकता है, और डीकार्बनाइजेशन हो सकता है, यानी कि कार्बन का इमिशन कम हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को कम करने से। इंडिया को जरूरत है वो ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाए। कॉरिडोर का मतलब गलियारे, यानी कि ऐसे एरिया बनाए जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली इंडस्ट्रीज हों। गवर्नमेंट क्या है, ग्रांट दे स्टार्टअप को, नई नई कंपनियों को अनुदान दे, पैसा दे, मनी प्रोवाइड करे, ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्रियाँ सेटअप करें और इसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट आए हमारे इंडिया में, इसके लिए भी अच्छी डिमांड एग्रीगेशन बढ़ानी चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़े। ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ से प्रमोट करना चाहिए, ताकि ग्लोबली हाइड्रोजन अलायंस के थ्रू हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ग्रीन हाइड्रोजन को कम्पिटिटिव और बनाना चाहिए ग्रे हाइड्रोजन के साथ साथ। ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में फ़र्क क्या है वो देखेंगे अभी हम। इसका डिटेल में आपको जानना तो उस लेक्चर में देखो, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, वहाँ पे बताया डिटेल में। यहाँ पे भी हम ब्रीफली शॉर्टकट में पढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए क्लस्टर ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग की सहायता लेनी चाहिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब यही, गवर्नमेंट सहायता करती है, नई नई स्टार्टअप कंपनीज को सहायता किया जाता है, फंडिंग दी जाती है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, लेबलिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए। नेक्स्ट है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन 5 कैटेगरी में ये बांटा जाता है। एक है ग्रीन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन, ये जो है कैटेगरी में बांटा जाता है जिस प्रकार से वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिस प्रकार से वो बनाया जाता है, कौन सी विधि अपनाई गई, कौन सा प्रोसेस अपनाया गया, उसके आधार पर इसको बांटा जाता है कि ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है या कौन सा हाइड्रोजन है। 5 कैटेगरी, पहला है ग्रीन। देखो अगर हाइड्रोजन को बनाने में अगर जरा सी भी कार्बन का इमिशन नहीं हुआ है तो है ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज हमने वो की जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है। रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से बनने वाली बिजली को यूज किया है हमने हाइड्रोजन बनाने में। जैसे वाटर से बनाई, वाटर में H2O होता है, हाइड्रोजन को अलग कर लिया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करके। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज की, प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज की, वो वाली जो सोलर एनर्जी से बनी है, रिन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा बनी है, उससे कोई कार्बन इमिशन थोड़ी हुआ है। अगर कोयले से बिजली बनाते तो उससे कार्बन का इमिशन होता। तो ये किससे यूज किया हमने? इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी से। तो इससे हमने हाइड्रोजन बनाया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन बन गया। तो ये कैसा हाइड्रोजन बना? ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है ब्लू। ब्लू हाइड्रोजन में हम नेचुरल गैस से बनी हुई, यानी कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन, और नेचुरल गैस से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है इन्वायरमेंट में। और जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है उसको क्या है, कैप्चर कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है एक जगह पे। जैसे यहाँ से नेचुरल गैस है जो प्राकृतिक गैस, यानी कि CH4 मीथेन यूज की हाइड्रोजन बनाने में। अब हाइड्रोजन बनाई हमने, इससे कार्बन इमिशन हुआ, वो हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, कैप्चर कर लिया, स्टोर करके रख लिया। तो ये जो हाइड्रोजन बनी है ब्लू हाइड्रोजन, इसमें देखो कार्बन को कैप्चर कर लिया है, लेकिन अगर कार्बन को कैप्चर ना करें, वो एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो इसे बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। समझ गए? और ब्राउन हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे कोल से यूज किया है हमने, कोल से बनाई है। कोयला जो होता है ना, कोयला, नेचुरल गैस की जगह कोयला यूज किया हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो कार्बन इमिशन हुआ उसको ना तो स्टोर किया ना कैप्चर किया, वो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में घूमता रहा। तो ये है ब्राउन हाइड्रोजन। फर्क समझ आया? ग्रीन हाइड्रोजन में सारा ग्रीन, यानी कि हमने जो बिजली लिया वो भी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस की गई है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस को यूज करके H2O से अलग किया हाइड्रोजन को। ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस से बनाया, लेकिन कार्बन हमने जो निकला उसको स्टोर कर लिया। ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन स्टोर नहीं किया, नेचुरल गैस से ही बनाया यूज करके,
लेकिन ब्राउन हाइड्रोजन में नेचुरल गैस की जगह कोयला यूज किया और कार्बन को भी कैप्चर नहीं किया जो निकला, एटमॉस्फेयर में घूमता रहा। फिर एक बचा टर्कोइज, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, बस आप स्पेलिंग याद रखो, टर्कोइज हाइड्रोजन। ये यूज होता है नेचुरल गैस को यूज करके पायरोलिसिस प्रोसेस को जरिए। इसमें मीथेन से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और सॉलिड कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अलग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्कोइज। ये टर्कोइज किसकी विधि है? ये एक विधि है ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बनाने की। ग्रीन हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा। आते हैं गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या क्या लिए ग्रीन हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में मतलब प्रमोट करने के लिए। पहला 2003 में देखो एक बोर्ड बनाया, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड। ये जो बोर्ड बनाया 2003 में, इसका काम था जो हाइड्रोजन एनर्जी है इसके लिए, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए रोड मैप तैयार करना, फ्यूल सेल प्रोग्राम और नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी के लिए प्रोग्राम तैयार करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। फिर 2006 में दूसरा एक रोड मैप तैयार किया, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप। हाइड्रोजन एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए ये नया ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया। फिर एक कमेटी बैठी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, इसने हाइड्रोजन और फ्यूल सेल के प्रमोशन के लिए इसने रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को। एक मिशन इनोवेशन है, ये ग्लोबल है, ग्लोबल मिशन है, एक कैंपेन है, ये लगा लो पूरे इंटरनेशनली। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करती हैं। क्लीन एनर्जी का मतलब ये जो ऐसी ऊर्जा है जिससे कुछ कार्बन इमिशन ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, इनको प्रमोट करती है ये, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सके, ग्रीन हाउस गैस वगैरह उनका इमिशन कम किया जा सके, इसलिए मिशन इनोवेशन अडॉप्ट किया ये प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अडॉप्ट की। इसका टारगेट ये है 2030 तक आते आते कम से कम 5 मिलियन टन पर एनम, हर साल 5 मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो लगभग 50 लाख टन एक साल में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है 2030 तक आते आते हमें। और करंट हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो 80% से ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम पे हमारी कंट्री में। तो ये टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जारी की थी। नेक्स्ट टॉपिक है आषाढ़ी बीज। आषाढ़ी बीज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस गुजरात में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्टिवल है, ये समझ लो। गुजरात में जो कच्छ कम्युनिटी है, कच्छ जाति के लोग हैं वो मनाते हैं, कच्छ रीजन है वहाँ पे, ये कच्छी कम्युनिटी बोलते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। आषाढ़ी बीज कब पड़ता है? देखो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो होते हैं इनको बोलते हैं। जनवरी का महीने में लगभग आता है माघ, फागुन या फाल्गुन बोलते हैं महीने को, फरवरी महीने को। फिर आता है माघ, फागुन, चैत या चैत्र मार्च का महीना। फिर बैसाख आता है। वैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र का महीना होता है जब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, चैत्र या चैत, चैत्र या चैत, तो चैत्र या चैत्र तीसरा मार्च का महीना। फिर बैसाख आएगा, चौथा महीना अप्रैल का। बैसाख के बाद जेठ या ज्येष्ठ होता है। फिर उसके बाद आषाढ़, यानी कि जून जुलाई का महीना, आधा जून आधा जुलाई आषाढ़ का महीना आता है। उसके बाद श्रावण जिसमें बारिश वगैरह होती है, आषाढ़ में भी थोड़ी होती है, थोड़ी बहुत। तो ये आषाढ़ का जो महीना है, आषाढ़ के महीने में यानी कि जून और जुलाई का जो महीना है उसमें जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष का मतलब एक महीने में देखो 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी रात होती है, जिसमें जो चंद्रमा है वो छुपा रहता है, अंधेरी रात होती है, और जिसमें चंद्रमा निकलता है उसको शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो पीरियड होता है महीने में, आषाढ़ के महीने में, तो उसमें ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है कच्छ रीजन में। जब ये फेस्टिवल स्टार्ट किया जाता है तो रेन स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है गुजरात में। और ये चेक किया जाता है कि मॉइस्चर कितना है मिट्टी में नमी कितनी है, एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है, और कौन सी फसल बोने के लिए पर्याप्त है गुजरात में। तो इस वजह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आषाढ़ी बीज। नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी टू ट्रेस जेनेटिक लिंक्स टू हड़प्पन रेस। देखो अभी एक स्टडी की अध्ययन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर। देखो हड़प्पा संस्कृति की बहुत सारी, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिंदी में हड़प्पा संस्कृति। लगभग 2500 साल पहले, 2500 से 3000 साल पहले लोग जो रहा करते थे, उनकी जो संस्कृति थी उसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। और कहाँ कहाँ पे रहा करती थी? ये जो है पाकिस्तान, इंडिया का वेस्टर्न इंडिया, ये वाला रीजन, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह मिली हैं।
हरियाणा की एक जगह है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी के में कुछ साक्ष्य मिले, उनकी डीएनए टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए न्यूज में है। हड़प्पा की जो कुछ जेनेटिक ट्रेस मिले उनकी स्टडी अध्ययन कर रहे हैं साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, तो इसलिए न्यूज में है। जानना ये हमें, जो राखीगढ़ी साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी जगह मिली है ना, सबसे बड़ी वो राखीगढ़ी है। ये हरियाणा की हिसार डिस्ट्रिक्ट में है राखीगढ़ी। तो ये 550 एकड़ में, हेक्टेयर में, एकड़ में नहीं हेक्टेयर में, 550 हेक्टेयर में फैली हुई है। लेकिन राखीगढ़ी की केवल 50 हेक्टेयर की साइट है जो अभी प्रोटेक्टेड है। बाकी की जगह पे एग्रीकल्चर हुई है, खेती हो रही है, या वहाँ पे कोई फील्ड है, या कोई और मॉडर्न स्ट्रक्चर बना हुआ है राखीगढ़ी की साइट में। जब तक राखीगढ़ी नहीं मिली थी, राखीगढ़ी से पहले मोहनजोदाड़ो साइट है जो पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ी समझी जाती थी। ये 300 हेक्टेयर की है, लेकिन अभी सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी, 550 हेक्टेयर की। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। जो कोऑपरेटिव्स होती है ना, सहकारी संस्थाएं, उनको प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई में जो फर्स्ट सैटरडे आता है, पहला शनिवार, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बस इतना याद रखना और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इडियट सिंड्रोम, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। इडियट सिंड्रोम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट सिंड्रोम। जैसा देखो इसके नाम है ना, इंटरनेट ड्राइव्ड, ड्राइव्ड का मतलब उत्पन्न होना, इंटरनेट से कोई उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई? इन्फॉर्मेशन, सूचना, और ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब बाधा डालना, ट्रीटमेंट में, इलाज में बाधा डाल रही है। इंटरनेट से कुछ उस इन्फॉर्मेशन, सूचना ली और इलाज में बाधा डाल रही है, उस सिंड्रोम को बोलते हैं इडियट सिंड्रोम। कैसा है? देखो इसको सिंगल नाम साइबर कॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। साइबर कॉन्ड्रिया ये एक ऐसी स्थिति है, जैसे मान लो कोई आदमी है, ए आदमी, वो क्या है, उसने ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन देखी मेडिकल की, और ऑनलाइन देख के उसने अपना इलाज पहले डॉक्टर से जो चल रहा था वो रोक दिया, और ऑनलाइन कोई जानकारी बताई। जैसे आजकल देखते हो आप यूट्यूब पे कोई भी जानकारी दे रहा है, चाहे किसी को कुछ पता है नहीं पता है, कुछ भी जानकारी आ रही है तो कोई भी दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई भी चैनल बना सकता है, आप भी बना सकते हो कोई भी। तो यूट्यूब पे जैसे देख लिया, इंटरनेट पे कोई साइट पे देख लिया इन्फॉर्मेशन, अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं किसी बीमारी का। उस पर देख लिया, किसी ने बता दिया ये खाओ, ये खाने से आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से नुकसान ये हो जाता है, उसकी जो चीज़ मान लो गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई उसने खाना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से बीमारी और कम होने की वजह से बढ़ गई, बिगड़ गई। अब जो डॉक्टर है उसको भी इलाज करने में मुश्किल आती है उसको, अगर वो भी डॉक्टर भी सही तरीके से ट्रीटमेंट करेगा तो उसको भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है कि ऑनलाइन सिस्टम पे ब्लाइंडली, अंधे रूप से फॉलो करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके अपना इलाज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को परेशानी होती है इलाज करने में। इसी प्रोसेस को, इसी जो मानसिकता है, इस मानसिकता को, मन की जो स्थिति है, सोच है, इसको ही बोलते हैं इडियट सिंड्रोम या साइबर कॉन्ट्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये है भाई साहब, बस इतना याद रखना, ये कहाँ पे? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, सोलर पावर प्लांट का मतलब ये देखो, सोलर पावर प्लांट पानी में लगाए हुए हैं, तैर रहे हैं, इससे बिजली बनाई जाएगी। सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। ये कहाँ पे है? बस इतना याद रखना है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद में एक जगह है रामागुंडम, रामागुंडम में बना हुआ है ये। एक तालाब में जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे बना हुआ है 500 एकड़ जगह में, ये रिजर्व एयर 500 एकड़ जगह में बना हुआ है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये अभी स्टार्ट किया गया है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, क्योंकि सोलर एनर्जी से कोई कार्बन इमिशन थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइव किलिंग माइट वरोरा। माइट का मतलब एक मधुमक्खी जैसे होती है ना, मधुमक्खी की तरह ही एक कीड़ा सा है, मधुमक्खी है, ये समझ लो। तो ये जीव है एक, जिसका नाम है वरोरा या वरोआ, वरोआ बोल लो, वरोआ है जो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, ये हनी बी को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मधुमक्खी होती है ना हनी बी, उनको मार देता है ये जो वरोरा है, ये उनमें देखो एक डिसीज फैला देता है जिसका नाम है वरुसिस, वरुसिस डिसीज हो जाती है इसकी वजह से। ये क्या करता है, जहाँ पे हनी बी है, मधुमक्खी जैसे जहाँ पे बैठी हुई है, उनके बीच में जाकर रहने लगता है, और उनकी जो न्यूट्रिशन है या उनकी बॉडी के जो पार्ट हैं, उनसे क्या है, बॉडी की फैट है, उसको ये मतलब चूस लेता है, सकिंग कर लेता है, और वो मर जाती हैं हनी बी। अब हनी बी जब मर जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि हनी बी तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत लाभदायक है। हनी बी क्या काम करती हैं, पॉलिनेटर का काम करती हैं। जब पॉलिनेटर का मतलब, जैसे एक पौधा यहाँ पे हो रहा है, दूसरा पौधा यहाँ पे हो रहा है, तो एक पौधे में मान लो मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। फीमेल और मेल का मिलन कौन कराता है, ये इंसेक्ट वगैरह कराते हैं, मच्छर, ये मधुमक्खी,
तितली, ये कराते हैं। यहाँ से मेल का पार्ट लेके जाते हैं, फीमेल को देते हैं, फिर फीमेल जनरेट करती है, आगे फूल पौधा बढ़ता है। तो ये पॉलिनेटर का काम करते हैं। फूड वगैरह या फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्या है ऐसे पौधे होते हैं कि जैसे ये जीव खा लेते हैं, कहीं पे ले जाते हैं, उसे डाल देते हैं, तब वो पौधे उगते हैं, वैसे नहीं उगते हैं वो पौधे। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे पीपल का जो पेड़ है ना, पीपल का पेड़, ये लगभग ऐसे उगता है, कोई चिड़िया वगैरह इसका खा लेती है इसका फ्रूट, और जो वहाँ पे फिर ये चिड़िया वगैरह वेस्ट जनरेट करती है, पॉटी करती है, उसकी वजह से ये पौधे उगते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे उगते हैं। आप डायरेक्टली लगाओगे ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं होंगे, वो वैसे होते हैं कि कोई पशु पक्षी लेके जाए, उनको वेस्ट से बनाए या अपनी चोंच से डाल दे कहीं पे, इस तरह से होते हैं। तो इससे फूड और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होती है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर में भी ये पॉलिनेटर का काम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इसको भी ये प्रमोट करते हैं। तो इसकी वजह से, माइट की वजह से ये खत्म हो रहा है, वरोरा की वजह से। आपको याद रखना, वरोआ या वरोरा, ये जो है वरोआ क्या है, एक माइट है जो हनी बी को मार रहा है, खा रहा है, बीमारी फैला रहा है, वरूसिस नाम की। नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखो विंडफॉल टैक्स जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल है, प्रोड्यूसर हैं, उन पे ये इम्पोज किया है। अभी स्लैब कर दिया है, थोड़ा घटा दिया, कहीं पे इंक्रीज कर दिया, इसकी वजह से ये न्यूज में है। विंडफॉल टैक्स क्या है, बस इतना जानना आपको। विंडफॉल टैक्स होता है जैसे कोई कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री, वो जब बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा रही है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, हायर टैक्स रेट लगा दिया जाता है सडनली। अगर वो जल्दी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, लाभ कमा रही है तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, हायर टैक्स। उसी टैक्स को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स का नाम दे दिया जाता है। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कंपनियाँ भी जो क्रूड ऑयल वगैरह बेचती हैं डोमेस्टिकली रिफाइनरीज को, तो ये टैक्स इन पे ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल पैरिटी प्राइसेस के हिसाब से, यानी कि जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल जो हम विदेशों से मंगाते हैं, तो ये भी महंगे दरों में रिफाइनरी कंपनी जो होती हैं, जो पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाती हैं, तो वो इनको बेच रही हैं रिफाइनरीज को, जैसे ONGC बेच रही है, ज़्यादा लाभ कमा रही है। तो इसकी वजह से इन पे टैक्स बढ़ा दिया, इसको ही विंडफॉल टैक्स बोला है। बस इतना जानना है आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम वगैरह मंगाते हैं हम, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल बनाते हैं अपने देश में, तो ये लगभग इसका प्राइस चल रहा है $139 पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर, तो एक बैरल $139 का पड़ रहा है हमें, जो खरीद रहे हैं हम बाहर देशों से। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम फॉर MSME। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए कुछ स्कीम है, वो याद रखनी है आपको। अभी एक मीटिंग हुई थी, प्रोग्राम हुआ था उद्यमी भारत प्रोग्राम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे इनिशिएटिव MSME के लिए लॉन्च किए, और बहुत सारे इनिशिएटिव पहले से चले हुए हैं। तो ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक है रैंप स्कीम। रैंप का मतलब है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। MSME के परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज करने के लिए, इनकी कवरेज इंक्रीज करने के लिए स्कीम चलाई गई है। एक है CBFTE, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर स्कीम। ये MSME सेक्टर होता है जो छोटे लघु उद्योग कंपनियां होती हैं, जो छोटी कंपनियां, उनके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर ही लॉन्च किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको, ताकि उन्हें नॉन फार्म सेक्टर से बाहर छोटे लघु उद्योग में मिले नौकरियां। तो ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 में एक्ट बना के पास किया गया है इसको। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसको ये इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। इसके थ्रू रोजगार जनरेट किए जाते हैं, रोजगार दिए जाते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब क्या है, जो एप्लीकेंट है, जो भी मान लो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कोई एप्लीकेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, हमारे इंडिया में नीति आयोग ने लगभग 116 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फाइंड की हुई है, मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ी हुई हैं, लेकिन डेवलप होना चाहती हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट को नाम दिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से कोई MSME खोलना चाहता है, या कोई ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर वो पर्सन बोलते हैं, जैसे लड़का पैदा हुआ उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़की बन गई, लड़की पैदा हुई उसने जेंडर चेंज करा लिया, लड़का हो गया, तो इनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर या कोई भी एप्लीकेंट कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से है, वो अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर दिए, 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिए।
जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे इंडिया में, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारी जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन है, योगदान देते हैं एमएसएमई सेक्टर। और हमारे जो एक्सपोर्ट है उसका लगभग 50% एक्सपोर्ट हमारे देश से निर्यात करते हैं, बाहरी देशों में माल बेचते हैं, वो एमएसएमई सेक्टर बेचते हैं। और लगभग 10 करोड़ रोजगार प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई सेक्टर हमारे इंडिया में। और स्कीम कौन कौन सी है जो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करती हैं? मुद्रा योजना है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति स्कीम है, ये भी प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है एमएसएमई सेक्टर को। नेक्स्ट टॉपिक है 2022 का यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। एक मीटिंग हुई है, ये मीटिंग को होस्ट किया है केनिया, एक कंट्री है अफ्रीका में, और पुर्तगाल है कहाँ पे? यूरोप में। ये देखो केनिया यहाँ पे है, ये केनिया अफ्रीका में, केनिया ये अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे पुर्तगाल है, ये वाला पुर्तगाल है। पुर्तगीज हमारे देश में सबसे पहले 1600 ईस्वी में, लगभग ये 1498 में, 1500 ईस्वी में 1498 में आए थे ये पुर्तगाल से। वास्को डी गामा आया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ये पुर्तगाल वही है। तो पुर्तगाल में ये अभी मीटिंग हुई लिस्बन नाम की जगह पे, लिस्बन नाम की जगह पे 27 जून से 1 जुलाई तक ये मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन की ओशियन कॉन्फ्रेंस। केनिया और पुर्तगाल ने इसको होस्ट किया है, केनिया और पुर्तगाल ने। इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस किया गया और क्या टारगेट होता है इसका, बस इतना जानना आपको। जो ओशियन है ना, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 14 नंबर का। 17 गोल है हमारे इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए हैं। हमारा इंडिया भी उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है 2030 तक। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ओशियन का सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और ओशियन की जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन करके रखा जाए। इस कॉन्फ्रेंस में इसी की बात की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, बहुत सारे फील्ड से इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करें, और ओशन का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इनमें जो प्लास्टिक वगैरह चली जाती है या पॉल्यूशन होता है उसको कैसे बचाया जाए, हमारे ओशन को कैसे बचाया जाए, इसके लिए डिस्कस किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। यानी कि ओशन का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, एक वर्ड में आपको इतना याद रखना है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। और देखो जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है, बहुत बार डिस्कस किया हमने पेरिस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी, COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं इसकी मीटिंग को, जब होती है हर साल होती है लगभग, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी 21 मीटिंग हुई, इसका नाम दे दिया COP 21। 2015 में हुई, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। वहाँ पे जो कुछ टारगेट रखे गए, पेरिस एग्रीमेंट नाम दे दिया गया उसका। तो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट है इनको अचीव करना, ये भी डिस्कस किया गया। पिछले साल नवंबर में UNFCCC की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम में है ग्लासगो। तो ग्लासगो का जो क्लाइमेट पैक्ट है उसमें जो कुछ रखे गए रूल्स, गाइडलाइंस, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल यूज के लिए, ओशंस के लिए, उसको भी अचीव करना है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया ओशियन कॉन्फ्रेंस में। इंडिया ने भी देखो कमिटेड किया, इंडिया ने एक कोस्टल क्लीन सी कैंपेन चला रखा है, और आप सबको पता है जैसे 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया इंडिया ने। यूनाइटेड नेशन ने भी देखो 2021 से लेकर 2030 तक को, ये 10 साल को बोलते हैं डिकेड, इस डिकेड को 2021 से 2030 तक को यूनाइटेड नेशन ने डिकेड ऑफ ओशियन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया हुआ है, ताकि साइंस के थ्रू ओशियन को मैनेज किया जा सके और ओशियन में पॉल्यूशन फैलने से बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है जसप्रीत बुमराह, क्रिकेट के प्लेयर हैं भाई साहब, और टेस्ट क्रिकेट के अभी ये कैप्टन है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि क्रिकेट से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी जैसे 2021 में पूछा प्रीलिम्स में, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बस क्या किया है इन्होंने, इनका रिकॉर्ड जानना है क्योंकि पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है पूरे वर्ल्ड में। कैप्टन है अभी ये जसप्रीत बुमराह जी। इन्होंने एक ओवर में 29 रन बनाए, वैसे टोटल रन बने 35 रन। उसमें क्या है कि एक वाइड थी, वाइड पे इन्होंने चौका मार दिया, मतलब वाइड चौका चला गया वो, तो एक तो वो हो गया चौका, ऐसे चला गया पीछे छूट गया खिलाड़ी से, वो चौका चला गया, मतलब 4 रन हो गए। और एक नो बॉल थी जिसपे इन्होंने छक्का मार दिया, मतलब टोटल इन्होंने लगाए थे 4 चौके और 2 छक्के और 1 रन लिया, तो टोटल 29 रन बनाए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और वैसे टोटल 35 रन बने क्योंकि एक वाइड हो गई, वाइड वो चौका निकल गया, वो हो गया, नो बॉल हुई और वाइड का रन, तो जुड़ के टोटल 35 रन हो गए थे। तो ये कितने रन हुए इतना याद नहीं रखना, इनका याद रखना कि 29 रन इन्होंने बनाए। और टेस्ट मैच में, क्योंकि ब्रायन लारा था एक लीजेंडरी भाई साहब, एक क्रिकेट प्लेयर थे ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के हैं शायद ये ब्रायन लारा, इनका 18 साल तक रिकॉर्ड चला। इन्होंने 28 रन बना रखे थे टेस्ट क्रिकेट में, एक ओवर में 28 रन,
2003-4 में बनाए थे इन्होंने और 28 साल तक चला। 6 बॉलों में 28 रन बनाए थे। टेस्ट मैच की बात करें, टेस्ट मैच में भाई साहब। वैसे तो 6 बॉल पे 6 रन भी मार मतलब 6 छक्के भी मार रखे हैं बहुत सारे प्लेयर में, बैट्समैन है जैसे युवराज सिंह है हमारे देश के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक इतने रन किसी ने नहीं बनाए। तो 29 रन का रिकॉर्ड बन गया है ये जो इन्होंने बनाए ना जसप्रीत बुमराह जी ने। उस टाइम पे बॉल कौन कर रहे थे, ये इंग्लैंड के हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। और स्टुअर्ट ब्रॉड वही आदमी है जिसकी बॉलिंग पे जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह है जो हमारे इंडिया के प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर, उन्होंने ये स्टुअर्ट जो ब्रॉड है, ये प्लेयर है ना स्टुअर्ट ब्रॉड, ये स्टुअर्ट ब्रॉड नाम का खिलाड़ी है, इसी की बॉल पे 2007 में 6 छक्के मारे थे 6 बॉलों पे। T20 जो T20 वर्ल्ड कप चला था 2007 का उसमें, और 36 रन बनाए थे इन्होंने। अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा था, फर्स्ट इनिंग में 84 ओवर में 35 रन दे दिए और 29 रन बनाए थे जसप्रीत बुमराह जी ने, और एक वाइड का, नो बॉल का, और 4 वाइड पे चले गए, तो टोटल 35 रन बने थे। तो इतना बस याद रखना आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और ज़्यादा कुछ याद रखना तो आपको ये याद रख लो कि एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर और थे जॉर्ज बेली, उन्होंने भी 28 रन बनाए थे ब्रायन लारा के बराबर, लेकिन इन्होंने ब्रायन लारा के बराबर बाउंड्री नहीं मारी थी क्योंकि उन्होंने 4 चौके मारे थे, 2 छक्के मारे थे और तब बनाए थे 28 रन। और जसप्रीत बुमराह ने भी 4 चौके 2 छक्के लेकिन 1 रन और एक्स्ट्रा ले लिया, तो ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ब्रायन लारा ने बनाया था, साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे रॉबिन पैटरसन, ये बॉल कर रहे थे बॉलिंग, इनकी बॉल पे बनाए थे इन्होंने रन। तो इतने ही थे आज के टॉपिक।